हेलो डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल से था और गायनिक से था। आज मैंने अपना टॉपिक चेंज किया है। आज मैं साइकेट्रिक के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। साइकेट्रिक की कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइकेट्रिक क्या है और इसकी खोज कैसे हुई, किसने, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की है और क्या क्या इसमें रिवॉल्यूशन देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, सारी चीजें हम एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक साइकेट्रिक। द वर्ल्ड साइकेट्रिक वॉज डिस्कवर्ड बाई जोहन क्रिस्टन रेल इन 1808। यानी कि जो साइकेट्रिक वर्ड की जो खोज हुई थी वो 1808 में एक जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने इस टर्म की खोज की थी, साइकेट्रिक वर्ड दिया था। ठीक है, तो ये साइकेट्रिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये 3 वर्ड में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहला होता है साइक। साइक का मतलब उस टाइम पे जब उन्होंने साइकेट्रिक की खोज की थी तो उस टाइम पे साइक का मतलब उन्होंने बताया सोल होता है और आइट्रिक का मतलब होता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड साइकेट्रिक लास्ट में जो इक आ रहा है उसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। साइंस की वह शाखा जिसके अंदर की हम सोल के मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, आत्मा के मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो होता है साइकेट्रिक। इन्होंने तो 1808 में अपनी ये एक थियोरी बता दी, एक डेफिनेशन बता दिया। फिर उसके बाद आपको भी पता होगा, आपने जिस भी सब्जेक्ट में स्टडी की होगी, कि कोई एक थ्योरी या कोई एक साइंटिस्ट जो है वो अपना मत नहीं रखते। उसके बाद बहुत से ऐसे साइकेट्रिक के अंडर भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए, बहुत से ऐसे साइकेट्रिस्ट आए जिन्होंने उसको अपने हिसाब से डिफाइन किया। तो उसके बाद सेकंड जो रिवॉल्यूशन था, मतलब सेकंड जो चेंजेस था हमारे साइकेट्रिक वर्ड के अंदर, उन्होंने ऐसा बोला कि सोल क्या चीज होता है, आत्मा क्या है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है और आत्मा जब दिखाई नहीं देती है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम आत्मा का मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे होंगे साइंस के अंदर। सेकंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक वर्ड दे दिया कि साइकेट्रिक का मतलब होता है, साइक का मतलब होता है माइंड, आइट्रिक का मतलब होता है मेडिकल मैनेजमेंट और लास्ट का जो साइकेट्रिक इक का शब्द है वो होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो उन्होंने ये कहा, दूसरे जो और भी साइकेट्रिस्ट आए, जो और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि सोल जैसी कोई चीज नहीं होती है। साइकेट्री का मतलब होता है मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जहां पे हम माइंड का मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, वो है साइकेट्रिक। फिर फ्रेंड्स, ये भी कहीं से सच नहीं था, ये भी और भी साइकेट्रिक है, उन्होंने बोला कि हम माइंड का कैसे मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और माइंड होती क्या चीज है, माइंड तो हम ब्रेन पढ़े हैं, ब्रेन तो हमें पता है, पर माइंड ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर से ये चेंजेस आया और उसके बाद एक नया टर्म हुआ कि साइकेट्रिक का मतलब होता है बिहेवियर का मेडिकल मैनेजमेंट करना। यानी कि जो साइक है उसको हमने फिर अब हम जो अब के टाइम में पढ़ते हैं, यानी उस टाइम से आज तक जो एक थ्योरी है वो यही है कि साइक का मतलब होता है बिहेवियर, आइट्रिक का मतलब होता है मेडिकल मैनेजमेंट और आइट्रिस का मतलब होता है मेडिकल साइंस की वह ब्रांच। ठीक है, तो अब हम इसे एक अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अब डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर बिहेवियर का मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं साइकेट्रिक। अभी आप अपने स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, जो कि ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ मेंटल इलनेस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजीज। साइकेट्रिक का एक्चुअल डेफिनेशन ये है। अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन थे। इसमें फादर ऑफ साइकेट्रिक भी है, मदर ऑफ साइकेट्रिक भी है एंड इंडियन साइकेट्रिस्ट भी है। ठीक है, तो हम तीनों का नाम एक के बाद एक जानते हैं। आपके स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक फिलिप पिनेल। हाँ, थोड़ा सा वर्ड जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने में, पर ऐसा ही होता है। अगर अपने इंडियन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो भी डॉक्टर या साइंटिस्ट होते हैं उनका तो नाम अच्छे से इजिली याद हो जाता है, बट अगर हम कंट्रीज की बात करें तो उनके नाम ऐसे ही थोड़े टफ लगते हैं, जो कि याद करने में भी बहुत मुश्किल होता है। एंड सेकंड जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है मदर ऑफ साइकेट्रिक। मदर ऑफ साइकेट्रिक किसे कहा जाता है? मदर ऑफ साइकेट्रिक कहा जाता है हिल्डेगार्ड। हिल्डेगार्ड को मदर ऑफ साइकेट्रिक कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, मेडिकल का कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन थे एंड मदर ऑफ साइकेट्रिक कौन थे। और उसमें एक चीज और है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक ये बड़ा इजी नाम है, डॉक्टर विद्यासागर। डॉक्टर विद्यासागर को फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कहा जाता है। एक टर्म मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगी, कंप्रेहेंसिव केयर। कंप्रेहेंसिव केयर क्या होता है?
कंप्रेहेंसिव केयर जो होता है वो बहुत सारे केयर से मिलकर बना होता है, जिसे हम सिर्फ एक शॉर्टकट में नाम दे देते हैं कंप्रेहेंसिव केयर। तो कंप्रेहेंसिव केयर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। आपको सारे पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक के बाद एक आप देख सकते हो। प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर, प्रमोटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। ये प्रिवेंटिव केयर क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रिवेंटिव केयर ये होता है कि अगर हम ना कि सिर्फ मेंटल इलनेस से, ना कि सिर्फ मेंटल डिजीज से, बल्कि किसी भी डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट करना, टाइप के केयर को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव केयर। जैसे कि हमें पता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करना या वर्कआउट करना, खैर बहुत कम ही लोग करते हैं। तो अगर ये चीजें हैं कि वो वर्कआउट करते हैं, वो डेली रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो एक तरीके से डिजीज होने के जो चांसेस है, रेट है, वो कम हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके जो फॉलोअप लेते हैं अपने रूटीन में, जो ये तरीके की चेंजेस देखते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, तो कंप्रेसिव केयर के अंदर आता है एक सबसे पहला प्रिवेंटिव केयर, कि हम डिजीज होने से अपने आप को बचा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, सेकंड होता है क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर ये होता है कि होने के बाद हम अपने आप को बचा रहे हैं। अगर किसी को डायबिटिक है तो वो अपने आप को क्यूरेट करके रख रहा है, क्यूरेटिव केयर दे रहा है। कैसे कि वो ज्यादा शुगर नहीं लेगा, वो अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करेगा जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो ऐसी जो केयर दी जाती है उसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव केयर। एंड थर्ड जो है वो होता है प्रमोटिव केयर। प्रमोटिव केयर के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको है कि उनको कोई डिजीज है, बट उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, या फिर हम उनको एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये खाओ, आप ऐसे करो, आप ये लो। तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप स्मोकिंग मत करो, आप चिविंग मत करो, आप ड्रिंकिंग मत लो। तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। या जो भी एड या जो भी ऐसे फिल्म के पहले स्टार्ट होने से पहले जो भी एड आता है, वो सब क्या होता है, वो प्रमोटिव केयर में एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट होता है रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। जैसे कि आप सपोज करो, अगर किसी का एक्सीडेंट में किसी के लेग जो है, राइट लेग या लेफ्ट लेग, वो अपना जो पर्सन है वो अपना लेग खो चुका है एक्सीडेंट में। तो अब उसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि वापस से वो लेग हम ला सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पर हाँ, ये कर सकते हैं कि पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन, मतलब अगर उसके लेग नहीं है तो वहां पे कुछ ऐसी आर्टिफिशियल लेग या कुछ चीजें हम उसको सपोर्ट करके उसे उसे नॉर्मल जीने की लाइफ जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास। और रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेटिव केयर। तो कंप्रेहेंसिव केयर ये जो चार वर्ड से मिलकर बना होता है, चार टाइप के केयर से मिलकर बना होता है कंप्रेहेंसिव केयर। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर कहीं पे भी पूछा जाए कि कंप्रेहेंसिव केयर क्या होता है, तो इसमें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव, ये चार केयर आते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो मतलब ऐसा होता है कि साइकेट्रिक के जो पेशेंट है, यानी कि जो मेंटल इल पेशेंट है, फ्रेंड्स, इनके साथ ना हमें हमेशा ही एक नॉर्मल बिहेवियर करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई मेंटल इल पेशेंट है, सारे मेंटल इल पेशेंट हैं, सारे तरीके के डिजीज वाले, मेंटल डिजीज वाले पेशेंट हमें हार्म नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इसमें मेंटल डिजीज के भी। मैं आगे, आज मैं अगर इंट्रोडक्शन बता रही हूँ साइकेट्रिक सब्जेक्ट के बारे में, कुछ हिस्ट्री बता रही हूँ, तो मैं आगे भी साइकेट्रिक के बहुत सारे टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। मेनली डिजीज के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्पेशली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपके सराउंडिंग कोई भी ऐसा मेंटल इल पेशेंट मिलता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो पहले सही था पर अब वो मेंटल इल हो चुका है, तो सबसे अच्छा चीज होगा हमारे समाज के लिए और हमारे लिए कि हम उसको कभी भी ऐसा बर्ताव ना करें, उसके साथ ऐसा बिहेव हम खुद ना करें कि उसे अलग से लगे कि वो मेंटल इल है या वो पागल है, साइको है। क्योंकि ऐसा करने से ना उसके अंदर एक ऐसी निगेटिविटी आती है कि वो पागल ही है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसे हमेशा लगता है कि मैं तो बना ही ऐसा हूँ, या मेरा दिमाग ऐसा ही हो गया है, लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो मैं ऐसा हूँ। तो फ्रेंड, इसको अगर सबसे पहली केयर है जो हम अपने सोसाइटी से देख सकते हैं अपनी किसी मेंटल पेशेंट के लिए, मेंटल इल पेशेंट के लिए, तो वो ये है कि हमें ऐसे पर्सन में जिन्हें हमें लगे कि वो मेंटल इल है, पर वो है, हम तो नहीं है ना, हमारा तो बिहेवियर उनके लिए अच्छा होना चाहिए। तो हम उनके लिए एक रिस्पेक्ट के नजरिए से देख सकते हैं, हम उनके लिए भी अच्छा सोच सकते हैं, नॉर्मल बिहेव करना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि सोसाइटी में कोई है तो हमने उसे बिल्कुल अलग कर दिया है, उससे बात नहीं करना, छुआछूत की बीमारी है, टच करो तो हमारे अंदर आ जाएगा, या भूत प्रेत है, ऐसा कुछ ऐसा बिहेव नहीं करना है। तो मेंटल इल पेशेंट के लिए तो सबसे बेनिफिट अगर होता है तो वो यही होता है, आसपास का उसके जो इन्वायरमेंट के लोग हैं वो उसके साथ बिहेवियर कैसा कर रहे हैं। टू मेजर क्लासिफिकेशन इन साइकेट्रिक, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ओके, जो मैं बताने वाली हूँ दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आईसीडी क्लासिफिकेशन जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक साइड, एंड सेकंड जो है डीएसएम क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है आईसीडी क्लासिफिकेशन और क्या होता है डीएसएम क्लासिफिकेशन, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी भी अगर आप साइकेट्रिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत सारे F98, F68, F40 ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, पर हम हमेशा उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि F क्या चीज है।
तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन जान जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। स्पेशली जब मैंने भी ये चीज पढ़ा, मुझे भी पता लगा कि इस तरीके से है, तो मुझे भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट आया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, खासकर अगर आप साइकेट्रिक में इंटरेस्ट लेते हैं तो। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आईसीडी को क्लासिफाइड किया और इसका नाम रखा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। फ्रेंड्स, जब WHO ने ये आईसीडी को क्लासिफाइड किया तो उसमें उन्होंने जो बताया कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी, उसमें आईसीडी के तहत उन्होंने चैप्टर्स डिवाइड किए, यानी A to Z चैप्टर्स बनाए। और इस चैप्टर के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर ए में हमने कार्डियक डिजीज के बारे में पढ़ा, चैप्टर बी में हमने लिवर डिजीज के बारे में पढ़ा, चैप्टर सी में हमने लंग्स डिजीज के बारे में पढ़ा। तो ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया और उस चैप्टर में हम एक एक ऑर्गन के डिजीज के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से उनका ये चैप्टर जो है वो डिवाइड किया गया आईसीडी के अंडर में। और आईसीडी में टोटल 21 चैप्टर्स बनाए गए। तो ये जो चैप्टर उन्होंने डिवाइड किया, इसमें जो चैप्टर एफ है यानी A to Z, यानी 21 चैप्टर जो उन्होंने 21 चैप्टर्स की इन्होंने बुक का आविष्कार किया, उसमें चैप्टर एफ जो हमारा है वो हमारे मेंटल इलनेस वाले डिजीज के बारे में डिफाइन किया। यानी कि जितने भी ऐसे डिजीज हैं जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, वो सारे डिजीज किस में आए, चैप्टर एफ के अंडर में आए। तो इसीलिए हम जब भी कोई मेंटल इलनेस या कुछ भी डिजीज पढ़ते हैं तो उसे हम ये भी साथ में साथ पढ़ते हैं कि ये चैप्टर एफ में चैप्टर एफ के तहत ये इसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है। तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अभी हम ऊपरी तौर पे एक क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर एफ में भी F00 से लेकर के F99 तक के ये डिजीजेस जो है उनको डिफाइन किया गया। यानी कि F00 से F99 तक का सारे डिजीज जो है वो किस में आते हैं, मेंटल इल पेशेंट जो चैप्टर एफ में उनको पढ़ा जाता है। अब DSM जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था, DSM वो क्या है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। DSM क्लासिफिकेशन का फुल फॉर्म हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनेजमेंट में हमारा जो आईसीडी था उसे तो WHO ने डिफाइन किया था, WHO ने इसका आविष्कार किया था, पर ये DSM का आविष्कार किसने किया, तो इसे ASA बोलते हैं, यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। फ्रेंड, DSM जो है वो 1994 में इसकी खोज हुई थी और रिसेंटली अभी DSM-5 पे स्टडी की जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटली कौन सा पर्सन है जिसे हम कह सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थी है और कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे हम कह सकते हैं वो मेंटल इल है, तो ये जानने से पहले हमें मेंटल हेल्थ क्या होता है इसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा। ये डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड इन्वायरमेंट और नेचर। मेंटल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एडजस्टमेट। हम कभी भी बोलते हैं कि मुझे वो इन्वायरमेंट पसंद नहीं है या मैं इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है। फ्रेंड, जो मेंटल हेल्थ जिनका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा है या जिसे हम कह सकते हैं कि वो मेंटली ठीक है, उनके अंदर एक अच्छी चीज होती है कि वो एडजस्टमेंट की कैपेसिटी रखते हैं। वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। हम अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट क्या है मेंटल हेल्थ के। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, एंड सेकंड है द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड अदर, एंड थर्ड है द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। ये तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। पहला जो मैंने आपको बताया है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बहुत हाइट में कम है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि वो बहुत ज्यादा छोटा है। या कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मैं सोसाइटी में, समाज में कैसे जाऊँ, लोग मुझे देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें अपने मेंटल हेल्थ की, तो हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे हैं जो है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को सोसाइटी के अंदर में। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुद से अंदर अपने आप से मोटिवेट नहीं रहेंगे, हमेशा खुद डिमोटिवेट रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं दिखती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो, अगर मेंटल हेल्थ का कोई पर्सन है, अगर वो मेंटली इल नहीं है, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने आप को सेल्फ जो जैसा वो है वैसे खुद को एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है एक्सेप्ट टू सेल्फ। मेंटल हेल्थ वाले पर्सन के अंदर एक ये कंपोनेंट होना चाहिए। एंड द सेकंड कंपोनेंट जो मैंने, द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड इज अदर।
जैसे कि हम अपने आप को अगर सही समझते हैं, अपने आप को सही मानते हैं, तो हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी के आस-पास जो लोग हैं, उन्हें भी हमें सही समझना है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक की बुराई करते चल रहे हैं, हर एक के लिए गलत सोच रहे हैं, हर एक के लिए गलत रख रहे हैं अपने माइंड के अंदर, हमारे थॉट्स जो हैं वो सबके लिए गलत है। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक के लिए अपने आस-पास टुवर्ड्स जो हमारे हैं, उनके सबके लिए हमें एक अच्छी थिंकिंग रखनी चाहिए। तो ये भी होता है मेंटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है कि हमारे हमें जो टास्क मिलता है अपनी लाइफ से, जैसे बहुत से लोग हैं कि कभी अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जो उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ उनको टास्क दे रही है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। तो हमें कभी हमारी लाइफ में जैसे बोलते हैं कि चढ़ाव उतार हमेशा रहता है। कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, तो हमें वो एक्सेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हम अपनी लाइफ से खुश हैं। पर कभी ऐसा हो गया कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हमारे जो थॉट्स हैं उसके अपोजिट था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ ऐसा हो, पर वो घट गया है, वो अब घटना हो चुकी है। हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है, हमें वो टास्क भी एक्सेप्ट करना है कि कल को हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, तो हम डिप्रेशन में चले गए। जब हम हैप्पी थे तब तो हमने झेल लिया सब कुछ, वो हमें मंजूर था, हमारी खुशी हमें मंजूर थी। पर जब हम कभी बहुत किसी सैड में गए या हमारा कुछ एग्ज़ाम खराब हो गया, तो ऐसा जो चीज़ होता है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम सारे टास्क को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट कर सकें। ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर। फ्रेंड्स, अब हम मेंटल इलनेस की बात कर लेते हैं कि मेंटल इलनेस क्या चीज़ है। ये डेफिनेशन भी आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। एनी डेविएशन इन नॉर्मल मेंटल हेल्थ इज नोन एज मेंटल इलनेस। डेविएशन का मतलब होता है चेंज करना। जैसे हम अपने विचारों को बार बार ऐसे चेंज कर रहे हैं, बार बार हमारा माइंड जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, एंड सडनली हमारा ब्रेन जो है वो हमें कमांड देता है कि ये नहीं, ये करना बेटर है। फिर हम वो करने के लिए जाते हैं, फिर सडनली हमारा माइंड चेंज होता है कि हमें ये करना चाहिए। तो इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है हमारे ब्रेन से और हमारे बॉडी का, या हम हमारे बिहेवियर। अब हम एक और टर्म जान लेते हैं कि मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इल क्या चीज होता है। मतलब हम ये तो जानते हैं कि मिसकंसेप्शन क्या होता है। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है मिथ। मिथ का मतलब होता है जैसे झूठ, या ऐसा मिसकंसेप्शन हमारे माइंड के अंदर मेंटल इल पेशेंट के लिए क्या मिसकंसेप्शन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है मिसकंसेप्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको जो मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इलनेस में सबसे पहला पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मेंटल इल पर्सन सो बिजारे बिहेवियर। फ्रेंड्स, मेंटल इल पर्सन के लिए हमारे माइंड में क्या होता है, क्या मिसकंसेप्शन है। ये हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं मिसकंसेप्शन जो कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं किसी मेंटल इल पेशेंट है जो मेरे कभी सराउंडिंग, और मैं उसके लिए क्या मिसकंसेप्शन रख रही हूँ अपने माइंड के अंदर, वो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। जैसे कि लोग समझते हैं कि विजारे बिहेवियर का मतलब बहुत ही विचित्र बिहेव करते हैं, बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं अगर कोई मेंटल इल उसके आसपास कोई पर्सन है तो। एंड सेकंड जो आप देख पा रहे हो वो है थिंक दैट मेंटल इल पर्सन इज डेंजरस। लोग ऐसा मानते हैं कि जो मेंटल इल पर्सन है वो बहुत ही डेंजर है, उनके आसपास नहीं जाना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनको मतलब उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमें पता होता है कि वो मेंटल इल है या उसकी स्थिति ऐसी है, तो हमें उसके साथ भी नॉर्मल बिहेव करना है, और हमें उसे ऐसा बर्ताव नहीं करना कि उसको पहले से फील होगा कि वो पागल है और वो उस तरीके से अपने आप को ढाल लेगा। तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके माइंड में ये चीजें हैं पहले से। नेचुरल वो जो डिसबैलेंस है उसके माइंड का वो है, प्लस हमारा बिहेवियर उसको और खराब करेगा, तो हमें ऐसा बिहेव नहीं करना है। एंड मैं और सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ जो कि आप देख पा रहे हो। जैसे कि सी इज मेंटल इल पर्सन इज सेम फुल, नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेंटल इल पर्सन। कुछ मिसकंसेप्शन तो ये होता है कि लोग मानते हैं ये जादू टोना है, या कुछ सुपर पावर आ गया, भगवान ने बहुत सा ऐसा कुछ सुपर पावर दे दिया है जो कि वो दिमागी तौर पे पागल हो गया है। या ऐसा कहते हैं कि जैसे जादू टोना की कोई किसी ने जादू टोना कर दिया और उसकी आत्मा जो है वो ऐसी हो गई, वो पागल हो गया। तो ऐसे सारे क्या थे, मिसकंसेप्शन थे। हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने इस सारी चीजों को बताया, तो उन्होंने बताया कि सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मेंटल इल पेशेंट है उनका कभी इलाज नहीं है, इसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे पागल ही होते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये सारे मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट है और बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बहुत तरीके से ये पर्सन जो है नॉर्मल हो जाते हैं अगर किसी को कोई आपके आसपास अगर कोई मेंटल इल है। और कुछ होता है जैसे कंटामिनेटेड डिजीज मानते हैं। कंटामिनेटेड डिजीजेस क्या होते हैं, जैसे कोई छुआछूत वाले डिजीज कि हमने इसे छू दिया तो उसे होने के चांसेस है, उसने फिर उसको छू दिया तो उसको फैलने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि अगर कोई जैसे कोई ऐसा पर्सन है
जो मेंटल इल है, प्लस उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा कि उसे कोई उसके पास नहीं आएगा, उससे कोई बात नहीं करेगा, प्लस उससे एक साइड कर देंगे, बिल्कुल सबसे अलग कर देंगे कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तो वो ऐसे क्या करेगा, वो तो और बेचारा पागल होगा या और डिप्रेशन में जाएगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है, ये बताया गया हमारी स्टडी के अंदर कि कंटामिनेटेड डिजीज नहीं है। मेंटल इल पर्सन जो है वो कंटामिनेटेड डिजीज नहीं होते हैं, वो छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है, जिससे कि उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर करके भी आप लोग उनको ठीक कर सकते हो। ये तो थे हमारे मेंटल इल पेशेंट के लिए कुछ मिसकंसेप्शन पॉइंट। अब हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं वो है डेवलपमेंटल परसिक्यूशन। डेवलपमेंटल परसिक्यूशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। डेवलपमेंटल परसिक्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो हम इस वक्त पढ़ने वाले हैं वो है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। ये पीरियड ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? मेंटल इलनेस इज ड्यू टू ब्लैक स्पिरिट। मतलब जब हम ऐसा मानते थे, कुछ ऐसे टाइम थे, ऐसा पीरियड था जिसे हमने बोला पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। जो मेंटल इलनेस है वो एक ब्लैक स्पिरिट यानी कि जादू टोना से फैलने वाला डिजीज है। जब अपने इंडिया में लोग ऐसा समझते थे कि ये जो भूत प्रेत है, जादू टोना है, यही है मेंटल इलनेस, यानी कि इसी से फैलता है, लोग पागल हो जाते हैं जो चीजें। हाँ, तो उस पीरियड को हमने टर्म दिया था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। एंड सेकंड आया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ये पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? मेंटल इल पेशेंट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा किया गया, सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथककरण, मतलब कि सेग्रीगेट कर देना। जो पर्सन मेंटल इल है, जिसे भी हमें लग रहा है कि वो मेंटल इल है, उसे हमारी सोसाइटी क्या करती है, हमारी सोसाइटी से अलग कर देती है, बाहर कर देती है। तो उसे इस टाइम पे जो ऐसा टाइम चला था उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड जो पीरियड आया वो थोड़ा सा अच्छा था, इससे और एडवांस था, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ये ह्यूमैनिटेरियल का मतलब है कि ह्यूमैनिटी आ गई लोगों के अंदर। फिर जैसे किसी के अपने सगे भाई बहन है या अपने माँ बाप है, अपने सगे संबंधी जो भी है, तो उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी आ गई कि यार हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, मतलब हमारे जो अपने हैं अगर वो मेंटल इल हो गए हैं तो उन्हें हम अलग कैसे करें, कुछ तो इलाज होगा, साथ रख के कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी आई जिसे हम टर्म देते हैं पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियल। फिर ये जो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियल था ना, इसके अंदर डॉक्टर्स भी जो है वो इंटरेस्ट लेने लग गए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, लोग मेंटल इल हो रहे हैं, दिमागी तौर पे पागल हो रहे हैं, तो इसका इंटरेस्ट लेने लगे और फिर इस पे स्टडी करने लगे। फिर एक आया जो हमारा फोर्थ पीरियड था, वो था पीरियड ऑफ साइंटिफिक। तो फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ साइंटिफिक में जब साइंस ने अपना कदम रख दिया तो फिर सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई। पीरियड ऑफ साइंटिफिक में जो मेंटल इल पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो सुविधाएं देने लगी, उनको उनके लिए डॉक्टर्स आने लगे एंड उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई। तो ये वाला जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ साइंटिफिक। और इसी पीरियड में जो कि पीरियड ऑफ साइंटिफिक था उसमें ईएसटी और ईसीटी की खोज की गई। कि ईएसटी क्या है और ईसीटी क्या है? ईसीटी एंड ईएसटी वाज डिस्कवर्ड बाय 1938। या ईएसटी और ईसीटी की खोज 1938 में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो ल्यूसिनो एंड बिनी के द्वारा ईसीटी और ईएसटी की खोज की गई। बात कर लेते हैं कि ईएसटी और ईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। ईएसटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी और ईसीटी को बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। पीरियड ऑफ साइंटिफिक, ये बहुत ही अच्छा पीरियड और बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट था हमारे साइकेट्रिक के अंदर, जहाँ पे ईसीटी और ईएसटी की ट्रीटमेंट की जैसी खोज की गई, जहाँ पे लोगों को पता लगा कि इसका ट्रीटमेंट है और एक बीमारी के नजरिए से इसे हम देखने लग गए, इसे हमारे वर्ल्ड में देखा जाने लगा। और जो फिफ्थ पीरियड है वो उस टाइम से आज तक चला आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में एक आया था एनएमएचपी। एनएमएचपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1982 में आया। और एमएचए मेंटल हेल्थ एक्ट जो कि 1987 में इसे चलाया गया। और करंटली चलने वाला पीरियड जो है वो है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। कभी भी अगर एग्जाम में हमसे पूछे कि अभी करंटली कौन सा पीरियड चल रहा है हमारे साइकेट्री के अंदर, तो हमें वहां पे हमारा आंसर होना चाहिए पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। और कुछ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाए गए। तो इतने टाइम से जो अब वो प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन जो कि चल रहे हैं मेंटल हेल्थ का, वो अब से स्टार्ट हुआ। यानी कि देखा जाए तो एग्जैक्ट अगर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका 1982 से या 1938 के बाद, जब ईसीटी और ईएसटी की खोज हुई, उसके बाद मेंटल इल पेशेंट का इलाज जो है वो पॉसिबल हो पाया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साइकेट्रिक का इतिहास। हमारे साइकेट्रिक का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। किसी भी सब्जेक्ट को हम डिटेल से पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी होता है, उसके रिवॉल्यूशन जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में जो हमें सबसे कॉमन देखने को मिलता है। हो सकता है कि बहुत से पर्सन जो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे उनके फैमिली में भी कोई है जो मेंटल इल पेशेंट होगा,
या वो मानसिक तौर पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम होंगी उसके अंदर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस टॉपिक में इंटरेस्ट लोगे, जो कि मैं अपने साइकेट्रिक टॉपिक्स में अब मेंटल इलनेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।